नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपन शुरू करते हैं अपनी नवीनतम कक्षा को समसामयिकी की, और हम लगातार कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उनके संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उनके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने इन प्रश्नों को। और इन प्रश्नों में साथियों, सबसे पहला ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो क्या है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने कितनी राशि का आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। यानी हमें ये बताना है कि प्रधानमंत्री के द्वारा अभी देश को संबोधित करते हुए देश के हर वर्ग की आर्थिक हालात को सुधारने के लिए एक बड़ा आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा 20 लाख करोड़ रुपए। कितने रुपए? 20 लाख करोड़ रुपए। अब आपको ये ध्यान देना है कि 20 लाख करोड़ रुपए कब ये जारी किए थे, तो इससे संबंधित मैं आपको बताता हूँ। आपको ध्यान होगा कि 12 मई को, कब? 12 मई को शाम 8 बजे प्रधानमंत्री देश को क्या कर रहे थे? संबोधित कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी और कई तथ्य भी बताए कि देश को अब आत्मनिर्भर होना है और देश को हर प्रकार से आत्मनिर्भर होकर के हर प्रकार की समस्याओं से लड़ना है। और उसमें साथ साथ में कुछ बातें भी बताई, जैसे प्रधानमंत्री ने लोकल इज वोकल पर जोर दिया, यानी स्वदेशी अपनाओ पर जोर दिया। साथ में इस पर भी महत्व दिया। और एक चीज़ ये भी बताई कि एल 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 और एल इस पर महत्व दिया गया, मतलब लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉस, इनके ऊपर क्या दिया गया है? बल दिया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है, हम लोग कर भी चुके हैं मित्रों। प्रधानमंत्री के द्वारा देश को संबोधन में ये बातें बताई गई है। 20 लाख करोड़ की जो मदद है पूरे देश को दी जाएगी हर अलग अलग रूप में। कल MSME यानी सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों के लिए ज़बरदस्त उन्होंने दिया है। आज शायद कृषि से संबंधित कुछ प्रावधान हो सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व वित्त राज्य मंत्री आपने पढ़ा होगा अनुराग सिंह ठाकुर कल आए थे, वो बता रहे थे, तो आज फिर आएंगे, तो इंतज़ार रहेगा मित्रों। अब अपन क्या करेंगे, इससे अपने अगले प्रश्न की ओर चलें। और अगला प्रश्न अपना है कि हाल ही में किस राज्य के सोहराई खोबर पेंटिंग को GI टैग मिला है? सोहराई खोबर है, ध्यान रखना, सोहराई खोबर पेंटिंग को GI टैग मिला है। GI टैग तो आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि GI टैग उस एक वो वस्तु जो पर्टिकुलर उस क्षेत्र के लिए क्या हो जाती है? फेमस हो जाती है, एक भौगोलिक क्षेत्र के लिए, और उसी क्षेत्र के लिए उसी क्षेत्र की वो क्या बन जाती है? पहचान बन जाती है। क्या बन जाती है? पहचान बन जाती है। ठीक है, तो GI टैग पीछे भी हमने कई बात की थी। तो अब अपन बात करेंगे ये सोहराई खोबर जो पेंटिंग है ये किसका GI टैग है, यानी ये किस क्षेत्र की है? तो ध्यान देना, ये झारखंड राज्य की है। भाई किसकी है? झारखंड की। ठीक है, और जब आपको ये बात याद है तो आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी अभी याद आ गई होगी। जैसे ही मैंने इसका नाम लिया GI टैग का, तो आपको क्या चीज़ याद आई होगी? पीछे हमने कुछ बातें की थी, और सबसे पहले मैं इस GI टैग के बारे में आपको बता भी चुका हूँ। अब अपन बात करते हैं इसके सोहराई खोबर की मित्रों। ये एक पेंटिंग है, और ये हजारीबाग जो क्षेत्र है झारखंड का, वहाँ की महिलाओं के द्वारा की जाती है पेंटिंग, तो ये भी ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं ब्लैक राइस। हाल ही में आपने ब्लैक राइस का नाम पिछली कक्षाओं में सुना होगा। पिछली कक्षाओं में हमने ब्लैक राइस की बात की थी। तो ब्लैक राइस में क्या था? ब्लैक राइस में यह था साथियों कि काले चावल थे, और ये किस राज्य से संबंधित थे? तो वो मैंने आप लोगों को बताया था, मणिपुर। किससे थे? मणिपुर से। टेराकोटा की बात करेंगे तो गोरखपुर UP से। कितलाई मिताई की बात हमने की थी, तो वो कहाँ से थी? तमिलनाडु से। ठीक है, और केसर को GI टैग मिला है, वो कश्मीर की है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने की थी। ठीक है, और एक चीज़ और बता देता हूँ, तेलंगाना का एक तेलिया रुमाल है, उसको भी क्या मिली है? मान्यता मिली है। तेलिया रुमाल 3 प्रकार के कलर होते हैं, रेड, ब्लैक व वाइट इस तेलिया रुमाल में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, उसे भी क्या दिया गया? GI टैग दिया गया है। अब अपन प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नेहर पौरुष योजना की शुरू की है? यानी स्नेहर पौरुष योजना की शुरुआत की है। तो मित्रों ये ध्यान रख लेना। अब अपने को सबसे पहले तो इसके उत्तर पर जाना है। ये स्नेहर पौरुष योजना की शुरुआत की है पश्चिम बंगाल ने। किसने?
पश्चिम बंगाल में। दूसरी बात, ये योजना किसके लिए शुरुआत की गई है? प्रवासी मजदूरों के लिए। प्रवासी मजदूरों के लिए इसकी क्या की गई है? शुरुआत की गई है। ठीक है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रख लेना है कि पश्चिम बंगाल की बात आई है तो पश्चिम बंगाल की ना खूब सारी बातें हम पहले से भी जानते हैं। सदाना ऐप है ना, सदाने ऐप लॉन्च किसने किया था? पश्चिम बंगाल ने किया था। कोविड को ट्रैक करने के लिए किया था। और साथियों, हाल ही में मैंने एक बात बताई थी कि है ना, सुंदरबन जो नेशनल पार्क है, हमने बात की थी पश्चिम बंगाल के सुंदरबन नेशनल पार्क की। और सुंदरबन नेशनल पार्क की हमने क्या बात की थी? ये बात की थी कि वहाँ पर है ना, पहले बाघ कितने थे? पहले वहाँ पर बाघ थे 88 और अब वहाँ पर कितने हो गए हैं वो भी आपको याद रखने। पहले वहाँ पर कितने थे? 88 और अब वहाँ कितने हो गए साथियों? बढ़ करके 96 बाघ हो गए हैं। वहाँ पर बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 96 हो गई है पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। और आपको ये भी चीज़ याद होगी है ना, यहाँ एक बुक्सा नेशनल पार्क भी है पश्चिम बंगाल में, तो ये चीज़ भी आप लोग साथ साथ में याद रखें। अब साथियों, अपन अपने अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगले प्रश्न की अगर अपन बात करें तो अगला प्रश्न अपना है कि हाल ही में किस देश ने FIDE चेसकॉम ऑनलाइन नेशन कप जीता है? कि हाल ही में किस देश ने FIDE चेसकॉम ऑनलाइन नेशन कप जीता है? तो अगर अपन इस प्रकार के देश की बात करें तो इस देश का नाम क्या होगा? वो आपको याद रखना है, चीन। यानी ये चीन है। चीन ने ये कप जीत लिया है। किसने? चीन ने। ठीक है। तो साथियों, अब चीन की अगर अपन बात करें तो ये चीज़ आप लोगों को साथ साथ में याद रखनी है। चीन की कई बातें हम पहले से भी जानते होंगे। यहाँ चीन में ही एशिया यूथ गेम्स 2021 का क्या होगा? आयोजन होगा। एशिया गेम्स 2021 का चीन में क्या होगा? आयोजन होगा। ठीक है। इसका उत्तर तो चीन है ही। और साथ साथ में मैं चीन की और भी बात बता देता हूँ, है ना। आपको याद होगा 19 एशिया गेम्स 2022 भी कहाँ पर होगा? चीन में होगा। और विंटर ओलंपिक 2022 भी कहाँ पर होगा? चीन में होगा। और एशियन पैरा, है ना, पैरा गेम्स 2022 वो भी चीन में होगा। और फेई, यानी जो एशियन पैरा गेम्स है इसकी अगर शुभंकर की बात करें तो फेई शुभंकर है। ठीक है। फेई बात मैंने की थी। अब अपन बात कर लेते हैं चीन की। तो चीन की राजधानी आप सब लोग जानते हो बीजिंग है ना। और हमने ये बात कर ली थी कि यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है ही। और नई करेंसी इन्होंने जारी की थी ना, DCEP, मैंने आपको पहले भी बताई है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न अपना है कि किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है? यानी ऐसी राज्य की कौन सी सरकार है जिसने अपने सभी राज्य कर्मचारी हैं उनके ऊपर रोक लगा दी है? ये निर्णय बड़ा कठोर है। तो इसका मतलब ये कौन कर सकता है? यूपी। ऐसा काम करने वाला उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश ने क्या किया है? अपने सभी जितने भी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनका किसी का स्थानांतरण अब फिलहाल नहीं होगा। ठीक है। 1 वर्ष के लिए ये रोक लगाई गई है। तो ये ध्यान देना, अनिश्चित काल के लिए भी आगे बढ़ाई जा सकती है। तो अब बात करते हैं अपन लोग उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के काफ़ी चीज़ें आप लोग जानते होंगे, जैसे है ना जियोटैग किचन कम्युनिटी वाला ऐप हमने बात की थी। और वर्चुअल अदालतों की शुरुआत यूपी में की थी। प्रवासी राहत मित्र ऐप भी यूपी ने किया था। आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य भी यूपी ने किया था। जन सुनवाई पोर्टल भी इसने शुरू कर रखा है ना। और पशु की बात करें तो बारहसिंगा हो जाएगा। यहाँ के पक्षी की बात करें तो सारस। अगर अपन बात करें वृक्ष की तो वृक्ष अशोक हो जाएगा। पुष्प पलाश हो जाएगा ना, CM योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदी पटेल। ठीक है। इस प्रकार आप लोग चीज़ें याद कर सकते हो। राजधानी लखनऊ। ठीक है। लगातार याद हो जाएगी और आपको मैं भूलने भी नहीं दूंगा। अब अपन बात करते हैं अपने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी 6 नंबर प्रश्न। छठा प्रश्न है कि हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने? CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने? ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ देख लेना। CBSE और CBSE के नए जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? मनोज आहूजा। कौन बने हैं? मनोज आहूजा CBSE के नए क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। CBSE के बारे में तो आप खूब सारी बातें पहले से भी जानते होंगे, जैसे इसकी फुल फॉर्म हो गई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और 1900 इसकी स्थापना कब हुई? 1962 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है। तो ये बात भी आप लोग साथ साथ में याद रखना। अब साथियों, एक चीज़ आप लोग ये ध्यान रख लेना, ये जो मनोज आहूजा है, ये जो मनोज आहूजा है ये क्या है? ये है
ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी है, तो इनको भी आप लोग साथ में याद रखना। ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी है कौन? मनोज आहूजा। अब अगला अपना प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है? भारत के किस शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान, मतलब वहाँ पर जितना भी है ना, जो भी होम डिलीवरी हो रही है उसके लिए भुगतान कौन सा है? डिजिटल भुगतान। कहने का मतलब ऑनलाइन सिस्टम सारा हो रहा है। तो अब ये चीज़ आप ध्यान दें, हाल ही में भारत के किस शहर में, ठीक है, होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है। तो मित्रों अगर ऑप्शन पर बात करें, वाराणसी, गोरखपुर, बेंगलुरु और अहमदाबाद। ये जो कहानी हुई है वो हुई है अहमदाबाद में। मतलब अहमदाबाद ने क्या किया है, वहाँ पर ऑनलाइन जो भी होम डिलीवरी हो रही है तो उनका डिजिटल भुगतान हो रहा है। आप लोग समझ गए होंगे, पेटीएम है ना, रुपए कार्ड जो भी है उसके माध्यम से। अब देखो मित्रों, ये बात अहमदाबाद की आई है, तो आप अहमदाबाद के बारे में क्या जानते होंगे? ये कहाँ पर है? गुजरात में है। और एक चीज़ आप लोग है ना न भूले, ये अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। और एक चीज़ आप लोगों को ये भी याद होगी, यहाँ पर है ना एक स्टेडियम है, मोटेरा स्टेडियम, जानते होंगे आप लोग। बड़ा है ना, कितना बड़ा है ना, 700 करोड़ लागत से उसे बनाया गया है। और 1,10,00,000 लोग वहाँ पर क्या कर सकते हैं? बैठ सकते हैं। तो ये एक बड़ा है ना। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, ये मैंने आप लोगों को बताई अगली बात। और अब 1 करोड़ नहीं है, 1,10,000 है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और जब अपन बात करेंगे, एक चीज़ और याद कर लेना, सरदार, अब इसका नाम भी चेंज हो गया है, मोटेरा जो स्टेडियम है इसका नाम चेंज हो गया है, सरदार पटेल स्टेडियम कर दिया गया। तो ये भी आप लोग याद रखना। और अगर बात की जाए अहमदाबाद की, तो गुजरात में है। और गुजरात का एक बहुत महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है ना, एशियाटिक लॉयंस के लिए प्रसिद्ध है ना, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो भी याद रखना। नर्मदा नदी तो आप सब लोग जानते हो, उसके ऊपर सरदार सरोवर डैम यानी बांध बना हुआ है, वो भी महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण थी, इसको साथ साथ आप लोग रिवाइज करते रहना। अब अपन बात करते हैं मित्रों अपने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की, और वो प्रश्न कौन सा? 8वां, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ये जो राज्य सरकार है साथियों, वो है, यानी इस अपने प्रश्न नंबर 8 का उत्तर हो जाएगा कौन सा? मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने सभी पुलिस कर्मचारियों को कर्मवीर है ना, कुछ महत्वपूर्ण है, तो कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित करने की क्या की है? घोषणा की है। ठीक है, कोविड-19 से ये भी लड़ रहे हैं हर प्रकार से। तो अब अपन बात करते हैं मित्रों मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के बारे में खूब सारी योजनाएं आप जानते होंगे, जैसे जीवन अमृत योजना थी है ना, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और एक थी जीवन शक्ति योजना, मास्क वाली, 11 रुपये वाली बताई थी मैंने। एक टॉप पेरेंट योजना इन्होंने शुरू कर रखी है। एक ध्यान रखना, संकल्प योजना भी किससे संबंधित है? संकल्प योजना भी किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश में वहाँ के बुजुर्गों की देखरेख करने के लिए संकल्प योजना है। ठीक है। और एक चीज़ आपने कल ही पढ़ी थी, FIR आपके द्वार योजना भी किसने शुरू कर रखी है? मध्य प्रदेश ने। और रेडियो ऐप भी मध्य प्रदेश ने शुरू कर रखा है। स्माइल ऐप राजस्थान की बारी आती है, ध्यान रखना। और जब एक चीज़ आप MP की बात करने ही लगे हो, तो यहाँ कुछ नेशनल पार्क मैं बार बार बता रहा हूँ, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है ना, उसके बाद हमने यहाँ पर संजय नेशनल पार्क पढ़ा, पन्ना नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। ये साथियों आज आपके लिए एक मोटिवेशन कोट भी है, देखो, कि अपनी मेहनत के पसीने से इस तरह भीग जाओ कि गर्म हवा भी ठंडी लगने लगे, है ना। कहने का मतलब देखो कितना, ये जो एक लाइन है हमें कितना कुछ मेहनत के लिए प्रेरित कर रही है, कि अपनी मेहनत के पसीने से इस तरह भीग जाओ कि गर्म हवा भी क्या लगने लगे? ठंडी। कहने का मतलब मेहनत का फल क्या होता है? मीठा, है ना। ये आपके लिए है, आप लोग इसे अपने जीवन में उतार सकते हो। अब अपन बात करते हैं यानी अपने अगले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की, और वो प्रश्न अपना है 9 नंबर प्रश्न, कि हाल ही में आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत के गोल्ड भंडार में कितने टन की बढ़ोतरी हुई है? यानी हमें ये बताना है कि भारत के जो गोल्ड भंडार में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है। ठीक है, हाल ही में अभी वृद्धि हुई है। तो देखिएगा, जब अपन बात करते हैं किसकी? वृद्धि की, तो देखो ऑप्शन है टन के हिसाब से पूछा गया है, तो 50 टन, 40 टन, 40.45 टन और 20 टन और 10 टन। तो इसका उत्तर होगा मित्रों 40.45 टन। तो ये अपना उत्तर है
अब भारत के गोल्ड भंडार में यानी कि स्वर्ण भंडार में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ये बात आपको याद रखनी ही चाहिए। इन्हीं प्रश्न नंबर अपना 9 है। और जब ये बात कही किसने, किसकी रिपोर्ट है, आरबीआई की रिपोर्ट है, तो बोलो आरबीआई के बारे में आप क्या जानते हो। आपको ये जानना चाहिए कि आरबीआई की जो स्थापना है वो कब हुई, 11 अप्रैल। और बात की जाए 1935 की, खूब सारी बातें हम कर चुके हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। और ये भी हमने बात करी थी कि इसके अभी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में है ना गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। और ये कितने नंबर के हैं, 25वें नंबर के हैं। ठीक है, ये सारी बातें हमने अपनी पिछली कक्षाओं में की थी। लगातार बने रहने का ये सबसे बड़ा प्रॉफिट आपको मिलता है। अब अपन बात करते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की और प्रश्न नंबर 10 है कि हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो ध्यान दे, इस प्रश्न के बारे में जब इस प्रश्न से संबंधित है ना घोषणा हुई थी, तब ही मैंने इस प्रश्न का उत्तर आपको वहाँ बता दिया था, है ना। उस समय ये नॉमिनेट हो रहे थे, मतलब नामांकन इनका घोषणा की गई थी। लेकिन अब तो ये उसको जीत ही गई है ना। तो इसका नाम हमें बताना है। तो नाम क्या आएगा मित्रों, इसका नाम होगा सानिया मिर्ज़ा। यानी कि ये जो फेड हार्ट कप जीतने वाली भारतीय महिला है वो कौन है, सानिया मिर्ज़ा है। तो आपको ये याद रखना है। और सानिया मिर्ज़ा की बात आप सब लोग जानते हुए टेनिस स्टार है, टेनिस से संबंधित है। और जब ये बात आपसे कोई पूछ ले कि इस फेड कप की शुरुआत कब हुई, है ना, तो ध्यान रख लेना। पहली बात एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है आप लोगों को, है ना, कि ये जो फेड कप की शुरुआत है 1963 में हुई है। कब, 1963 में। और इस अवार्ड की जो शुरुआत हुई है ना, देखो फेड कप की शुरुआत 1963 में, लेकिन इस अवार्ड की शुरुआत हुई 2009 में। कब, 2009 में। ठीक है। और ये देता कौन है, ITF है ना, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, है ना, ITF इंटरनेशनल ITF के द्वारा दिया जाता है ना, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, है ना। तो इसके द्वारा ये दिया जाता है। कौन सा, फेड कप। ठीक है, कौन सा, है ना, फेड कप हार्ट अवार्ड। ठीक है, ये किसने जीता है, ऑनलाइन तरीके से ये सानिया मिर्जा ने इसे जीत लिया है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। स्मृति ईरानी को तो आप सब लोग जानते होंगे, कपड़ा मंत्री अपने हैं। और राहुल गांधी को हरा करके ये वापस क्या बनी है, सांसद बनी है। ठीक है, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल भी बैडमिंटन खिलाड़ी है, PV सिंधु भी खिलाड़ी है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चर्चा हमने की है। मित्रों लगातार आप लोग जुड़े रहिए, आप लोगों को इसी प्रकार नई नई जानकारियाँ मिलेगी। और मैं आपको यकीन है ना, ये आपको ज़रूर बता दूंगा कि मैं केवल आपकी इस है ना 10, 15 और 20 मिनट में इतनी कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि आपका एक तो बेसिक बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है। साथ साथ में आप भारत, विश्व की और है ना राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं सब पर धीरे धीरे आपकी पकड़ हो जाएगी और कुछ तथ्य आपको समझ में आएंगे। और दूसरी बात, करंट जो लगता है कठिन, है ना, हर एक एग्जाम में आता है मित्रों। मैंने भी कई एग्ज़ाम दिए थे, उनमें मैं करंट में काफ़ी असहाय महसूस मैंने किया था, लेकिन बाद में मुझे इसको याद करने का कुछ ना तरीका हाथ आया। तो यही जो तरीका जो मैंने आप लोगों को क्या मतलब साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ, कहने का मतलब इन चीज़ों को इस प्रकार जोड़ करके प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा है ना लगातार याद किया जाए तो मित्रों सब कुछ चीज़ें आपके क्या बिल्कुल ही सरल लगे, ऐसा लगेगा कि बस ये है ना सारी चीज़ें हमारे देख रेख में ही हुई थी। तो आप लोग लगातार जुड़े रहिए मित्रों। अब आपके लिए आज का ना महत्वपूर्ण प्रश्न है, नीचे दिया हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में किस पैरा एथलीट ने संन्यास लेने की घोषणा की है? राजेंद्र सिंह, देवेंद्र झांझड़िया, दीपा मलिक और नरेश कुमार। तो साथियों इसमें से आपको उत्तर देना है, आप उसके बारे में विस्तार से बता सकते हो, है ना। कोई भी उत्तर हो सकता है आपका, 1, 2, 3, 4 में कोई भी उत्तर हो सकता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप केवल उत्तर लिख सकते हो या 1, 2, 3, 4 लिख सकते हो। अगर आपके पास समय है तो इसके बारे में विस्तार से लिख देना, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हो वो कभी आप भूलते नहीं हो। और एक चीज़ मेरी ये भी याद रखना, आप मॉर्निंग में अपने लिए एक अच्छे से टारगेट है ना, एक टारगेट बनाया करो और वो टारगेट है ना उस टारगेट पर पूरे दिन कार्य किया करो। अगर आप उसको अचीव कर लोगे तो आप बड़ा सा बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हो, क्योंकि यही है आपका है ना, ये जो समय धीरे धीरे जुड़ करके एक बड़ा टारगेट बन जाएगा और फिर आपको उसको अचीव कर लोगे। इसी शुभकामना के साथ आज की मैं कक्षा को यहीं पर संपन्न करूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।